नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। एनसीबी का शिकंजा आर्यन से अनन्या तक पहुंच चुका है। आज करीब 2.25 घंटे की पूछताछ के बाद अनन्या को एनसीबी ने घर जाने की इजाजत तो दे दी, मगर सुबह 11 बजे कल फिर से बुला लिया है। यानी कि अनन्या पांडे से भी पूछताछ जारी रहेगी। ये पूछताछ कल भी होती रहेगी। तो जाहिर सी बात है एनसीबी कुछ ऐसे सबूत तलाशने में जुटी है जो उसके केस को और मजबूती दे सके। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कल अनन्या पांडे से दोबारा पूछताछ होगी। आज 2 घंटे तक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या से सवाल जवाब किए हैं और सवाल करने के बाद अब कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और कल फिर से अनन्या पांडे को आना पड़ेगा एनसीबी के ऑफिस। आइए सीधे इस वक्त हम आपको मुंबई साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। साहिल, कल फिर से अनन्या को आना है। किस तरह के तार, क्या सबूत एनसीबी अब तलाशना चाहती? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शंखनाद बॉलीवुड के खिलाफ पिछले साल भर से चल रहा है और उसी का पार्ट 2 हम आर्यन खान के केस में यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। दरअसल आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स जो उनके फ़ोन से उनको बरामद हुए हैं, उस व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्यन के फ़ोन में जो चैट्स हैं वो अनन्या पांडे के साथ किए गए हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रिजम्पशन है, उनका ये मानना है कि ये चैट्स ड्रग्स से रिलेटेड चैट है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर उनकी पूछताछ अनन्या पांडे से चल रही है। व्हाट्सएप चैट्स ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी तरीके से एक एविडेंस या सबूत के तौर पर नहीं माने जाते, उसके साथ कोरैबोरेटिव एविडेंस ढूंढना पड़ता है। तो ये कोरैबोरेटिव एविडेंस ढूंढने का काम चल रहा है। आर्यन खान पर एक तरीके से आरोप है कि उन्होंने ड्रग कंजम्पशन किया। तो जाहिर सी बात है कि अनन्या पांडे को वो विटनेस के तौर पर ले आना चाहते हैं या उसको भी इसमें एक्यूज बनाया जाएगा, ये बात अभी तक तय नहीं है। लेकिन अनन्या पांडे से पूछताछ अब कल भी जारी रहेगी, क्योंकि आज 2 बजे बुलाया गया था, वो 4 बजे तक आ पाई। 2 घंटे ही सिर्फ उनसे पूछताछ हो पाई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल और भी पूछना बाकी है, इसीलिए 11 बजे उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी कि जो सवाल जवाब है उसके आधार पर अनन्या पांडे का भी फोन लिया गया है, तो उनके फोन का डाटा जो लिया जाएगा उसके आधार पर भी आगे की क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज को मद्देनजर कल 11 बजे दोबारा अनन्या पांडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में हाजिर होंगी। ठीक है साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे, देखिए दोपहर 3:12 पर अनन्या पांडे जो है वो अपने घर से निकली और एनसीबी के दफ्तर जाने के लिए। लेकिन दफ्तर के रास्ते में अनन्या 3:30 बजे थी, शाम 4 बजे, यानी कि लगभग वो 38-40 मिनट में पहुंच गई एनसीबी के दफ्तर। उसके बाद शाम 6:15 बजे 6:15 पर वो एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली और इसका मतलब ये हुआ कि 4 बजे से लेकर 6:15 बजे तक 2 घंटे मान लीजिए आप, 2.25 घंटे तक अनन्या पांडे से सवाल जवाब हुए हैं। और कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से एनसीबी ने अनन्या को बुलाया कि आप हमारे दफ्तर आइए और हम एक बार फिर से आपसे पूछताछ करेंगे। तो एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या से सवाल जवाब किए हैं और आर्यन खान, शाहरुख खान का जो बेटा है, उसके साथ चैट में अनन्या की चैट से शक हुआ एनसीबी को। तो एक बार फिर से साहिल के पास लिए चलते हैं। साहिल, आपको लगता है कि और बॉलीवुड के सितारे इसमें अब शामिल होंगे और किस तरह से अनन्या के द्वारा उन तक पहुंचना, या वो एक ड्रग रैकेट है उसके तार तक पहुंचना चाहती है एनसीबी? फिलहाल तो ये लग रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके चैट्स आर्यन खान के मोबाइल फोन में है उन तक पहुंचने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मानना है कि जो चैट्स है वो ड्रग्स से रिलेटेड चैट है। हमने रिया चक्रवर्ती के केस से देखा कि व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर कई लोगों को बुलाया गया पूछताछ के लिए और उसी का पार्ट 2 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मानना है कि इसके जरिए वो ड्रग रैकेट तक पहुंच सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि किनसे आखिरकार ड्रग खरीदे गए और यही पूछताछ अनन्या से भी होगी। अगर अनन्या के चैट्स ड्रग रिलेटेड है तो उसको उस बारे में भी पूछा जाएगा। और भी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम, करीब 2 लोगों के और नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज फिलहाल लोगों को बता रहे हैं, वो
नामों तक भी पहुंचने की कोशिश रहेगी। जी ठीक है, तो अब बॉलीवुड के और भी ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, जो इसमें शामिल हैं या इस चैट के द्वारा एनसीबी उन तक पहुंचना चाहती है। लेकिन आज दिन भर अनन्या पांडे का इंतजार हुआ और उसके बाद जब अनन्या पांडे पहुंची तो 2 घंटे तक एनसीबी ने सख्त सवाल पूछे। पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई। कल एक बार फिर से अनन्या को सुबह 11 बजे पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले सितारे जब नारकोटिक्स ब्यूरो के गलियारों में दिखते हैं तो हलचल मच ही जाती है। तो मची हुई है फिर से हलचल। ड्रग्स का सितारों से कनेक्शन पुराना जरूर है, लेकिन इस बार नए चेहरे चर्चा में आ गए हैं। सफेद लिबास में एनसीबी दफ्तर में प्रवेश कर रही ये अनन्या पांडे हैं। साथ में नीली शर्ट में हैं पिता चंकी पांडे। अनन्या से एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े ने महिला अधिकारी की मौजूदगी में सवाल किए। गुरुवार का दिन सिनेमा की दुनिया में हलचल मचा देने वाला था। आर्यन खान से पूछताछ के बाद एनसीबी को कुछ ऐसा मिला था कि वो अनन्या पांडे के घर पहुंच गई। एनसीबी की टीम ने अनन्या का फोन अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल एनसीबी को आर्यन के फोन में अनन्या के साथ की गई चैट मिली थी। चैट में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। अदालत में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने इस चैट को सौंपा था। उसी चैट को लेकर यह एनसीबी का एक्शन है। इसी चैट को लेकर वो सबूत जुटाने के साथ ही अनन्या से पूछताछ में जानकारी हासिल करना चाहती है। तो क्या आर्यन के बाद अब अनन्या पांडे भी ड्रग्स केस के जाल में फंस गई हैं? ऐसे सवालों के जवाब में एनसीबी अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल सके। बस इतना भर कह दिया कि नोटिस देने भर से कोई आरोपी नहीं हो जाता। ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा। इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। आर्यन के बाद अनन्या पांडे का नाम आने के मायने क्या हैं? मतलब यह है कि एनसीबी क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि एनसीबी बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को आर्यन की जमानत पर होने वाली सुनवाई से पहले कुछ न कुछ ढूंढ निकालना चाहती है ताकि उसका केस मजबूत हो सके। नए एविडेंस खोजने की तैयारी की जा रही है, नए एविडेंस को पेश करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2 कोर्ट से पहले ही आर्यन खान की बेल खारिज हो चुकी है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को इसकी सुनवाई होनी है। मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो किसी तरीके का अगर कोई नया एविडेंस एनसीबी के अफसर दिखा पाए कोर्ट को, कोर्ट के सामने ला पाए, तो उनका केस और स्ट्रांग हो जाता है, केस और पुख्ता हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अनन्या से पूछताछ में कुछ ऐसे सुराग मिल सकते हैं जिनसे आर्यन समेत क्रूज केस में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। एक तरफ अनन्या पांडे से एनसीबी सवाल जवाब कर रही है तो वहीं आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये कल खत्म हो रही थी। इस बीच आज 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहला ये कि 18 दिन बाद शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे और दूसरी ये कि एनसीबी की टीम ने मन्नत का रुख किया। सूत्रों की बात माने तो एनसीबी ने शाहरुख खान से मुलाकात की। शाहरुख ने एनसीबी के अधिकारियों से कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है? मिस्टर खान, चेहरे पर काला मास्क और काला चश्मा, आर्थर रोड जेल के अंदर तेजी से कदम बढ़ाते किंग खान। 18 दिन बाद आज वो मौका आया जब शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन खान से मिलना नसीब हुआ। किंग खान मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे तो तमाम कैमरे उनके हाव भाव को कैद करने में जुट गए। जिंदा दिल और बिंदास रहने वाले शाहरुख के चेहरे की रंगत
उड़ी हुई थी। वो तनाव में और परेशान दिख रहे थे। खामोशी ओढ़े शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने जेल के अंदर दाखिल हो गए। ये वही ऑर्थर रोड जेल है जहां आर्यन 8 अक्टूबर से बंद हैं और बुधवार को जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद यहां से बाहर निकलने का उनका इंतजार लंबा हो चला है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये वही कक्ष है जहां पर जो रिलेटिव्स हैं उन्हें, जो उनके इनमेट्स अंदर है, उनसे मिलने दिया जाता है। फिजिकल मीटिंग जो है वो कोविड की वजह से बंद थी। 21 अक्टूबर से ये फिजिकल मीटिंग शुरू हुई है और इसी रास्ते से शाहरुख खान अंदर गए। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो बैठे हुए हैं अंदर, जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। करीब 20 मिनट बाद शाहरुख बाहर आए तो चेहरे के हाव भाव में ज्यादा फर्क नहीं था। जेल के बाहर मुलाकातियों और दूसरे लोगों की भीड़ भाड़ के बीच उन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान शाहरुख वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर उनकी दुआएं लेते नजर आए, मगर मीडिया के तमाम सवालों के बावजूद शाहरुख ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है शाहरुख? आप देखिए शाहरुख कुछ कहना चाहेंगे? शाहरुख क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है शाहरुख? आप देखिए परिवार को पूरी उम्मीद थी कि शायद कल सुनवाई में आर्यन को बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कोविड की पाबंदी में ढील दी गई, शाहरुख पहले ही दिन अपने बेटे से मिलने पहुंच गए। जेल के खास सूत्रों ने आज तक से बताया कि पिता से मिलकर आर्यन बेहद भावुक हो गए। शाहरुख और आर्यन की जब मुलाकात हो रही थी तब जेल के 2 गार्ड वहां मौजूद थे। जेल के नियमों के मुताबिक जब शाहरुख और आर्यन की मुलाकात हुई तब दोनों के बीच एक ग्रिल और कांच की दीवार थी और दोनों ने इंटरकॉम पर बात की। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख ने आर्यन से पूछा कि तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा कि क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके जवाब में जेल के अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। मुलाकात के लिए शाहरुख को 20 मिनट का समय दिया गया था। इसके 2 मिनट पहले ही यानी 18 मिनट बाद ये मुलाकात खत्म हो गई। सूत्रों की माने तो मुलाकात में शाहरुख ने आर्यन का हौसला बढ़ाया और धैर्य रखने को कहा। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर के किसी सदस्य से आर्यन की मुलाकात हुई। इधर शाहरुख ऑर्थर जेल पहुंचे तो वहां एनसीबी ने शाहरुख के घर मन्नत का रुख कर लिया। बेटे आर्यन खान से मिलकर शाहरुख खान 10:15 बजे अपने घर पहुंचे थे। वहीं 1.5 घंटे बाद एनसीबी की टीम पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। एनसीबी के जांच अधिकारी विश्व विजय सिंह को कुछ देर बाहर इंतजार करना पड़ा, फिर उन्हें मन्नत के भीतर दाखिल होने दिया गया। अंदर जाकर एनसीबी की टीम की मुलाकात शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से हुई। एनसीबी ने उन्हें केस से जुड़े कागजात सौंपे, आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट भी दी। दस्तावेज लेने के बाद पूजा जांच अधिकारी को लेकर रिसेप्शन तक पहुंची। वहां से उसने कुछ फोन कॉल किए और उसके बाद दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। एनसीबी की टीम दरअसल एक नोटिस के साथ पहुंची थी। इस नोटिस में लिखा था कि अगर आर्यन के पास कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसे जांच के लिए एनसीबी को सौंप दिया जाए। एनसीबी की टीम घर के रिसेप्शन से आगे नहीं गई। उसका सामना ना तो शाहरुख से हुआ और ना ही गौरी से। देखिए, अनन्या पांडे के घर जाने के बाद वही टीम शाहरुख खान के घर यहाँ पर मन्नत आती है। ये मुंबई का सबसे फेमस बांद्रा वेस्ट का बेंच स्टैंड इलाका, जहाँ पर शाहरुख खान का बंगला मन्नत मौजूद है और यहीं पर एनसीबी की टीम आई थी। अब पूरा खेल हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई पर टिका हुआ है। सेशन कोर्ट की सुनवाई में एनसीबी का पलड़ा भारी नजर आया है। ऐसे में हाईकोर्ट में एनसीबी अपना पक्ष और मजबूती से रखना चाहेगी। साहिल जोशी, मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। आर्यन खान अभी जेल में है, उसे और जेल में रहना पड़ेगा और अनन्या पांडे से कल फिर से पूछताछ होगी। फिलहाल रुख अगली खबर का।
कोरोना के विरुद्ध युद्ध में आज हमारे देश ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह 9:45 बजे पूरा करके एक इतिहास रच दिया गया। इस अवसर पर देश की ऐतिहासिक इमारतों को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल खुद पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं पर 1.25 करोड़वां जो टीका लगना था वो लगा वाराणसी से आए एक दिव्यांग व्यक्ति को। और 1 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली डोज ली थी। लेकिन ये देखिए वो विभिन्न इमारतें हैं जो जिन्हें सजाया गया था। ये ताजमहल है, आगरा का सुप्रसिद्ध ताजमहल जहां पर रोशनी की गई है। और ये वैक्सीनेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा छूने के बाद ये लाइटिंग की मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक धरोहरों को इस अवसर पर सजाया गया विशेष तौर पर। और ये 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा छूने की खुशी में जो कार्यक्रम किए गए उसका एक हिस्सा था। ये वो 8 अजूबों में से दुनिया के एक ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल, जिसे भी रोशनी से सजाया गया। रुख अगली खबर का। 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने, खत्म करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। न तो किसानों की समस्याओं का समाधान निकल रहा है और न ही किसान आंदोलन के कारण से बंद हुए रास्ते का समाधान निकल रहा है। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर से ऐसी तस्वीर आई जिन्होंने हलचल मचा दी। ऐसा लगा जैसे किसान गाजीपुर बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ रहे हैं, मगर सच्चाई वहां पर कुछ और थी। रास्ते खोल लेंगे भाई, ये रास्ते खोल लेंगे। हमें भी दिल्ली जाना हमें तो। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखने के बाद हर आदमी के जहन में सबसे पहले यही सवाल गूंजे कि क्या किसानों ने धरना खत्म कर दिया? क्या किसानों ने रास्ता खाली कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किसानों पर असर हुआ है? सवालों के जवाब जानने से पहले तस्वीरें देख लीजिए। गमछा बांधे किसान नेता राकेश टिकैत आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते पर लगे किसानों के टेंट वो खुद हटा रहे हैं। बाकी के किसान भी नेशनल हाईवे 9 पर रास्ते के टेंट हटा रहे हैं। राकेश टिकैत से ही सवाल किया गया कि क्या वो रास्ता खाली कर रहे हैं? हाँ, रास्ते खोल लेंगे भाई, ये रास्ते खोल लेंगे। हमें भी दिल्ली जाना हमें तो आप तो आज खोल देंगे अपनी तरफ? आज नहीं, अब हमारी तरफ तक कहाँ है, इन्हें हटाओगे आज, इन्हें हटाओगे सबको। बैरिकेड पूरी हटाएंगे आप? बैरिकेड पूरी हटाओगे, और कौन हटाओगा? लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अब समझिए। दरअसल किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हाईवे जाम है। इसे खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए। हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। देश की सबसे बड़ी अदालत के अहाते से निकले इस आदेश ने गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल मचा दी। तुरंत ही किसानों ने राकेश टिकैत की अगुवाई में रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड के पास लगे अपने टेंट को तो हटा दिया, लेकिन संदेश ये दिया कि रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने रोक रखा है, वो भी बैरिकेड लगाकर। यहाँ से बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि ये किसने बंद कर रखा बंद। ये जो हमें कहने किसान ने बंद करा ना, ये सरकार ने बंद कर रखा। कम से कम आते जाते लोगों को दिखेगा तो ये सब। किसान नेता जो कह रहे हैं वही बात उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं। साथ में ये भी कि किसानों को प्रदर्शन करने के लिए न तो जंतर मंतर जाने दिया जा रहा है और न ही रामलीला मैदान। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि कुछ लोग रामलीला मैदान को प्रदर्शन की स्थायी जगह बनाना चाहते हैं। इधर अदालत में बहस हुई और उधर राकेश टिकैत बैरिकेड हटाने लगे। जो संदेश है वो ये देने की कोशिश की गई है कि रास्ता पुलिस ने रोक रखा है, किसानों ने नहीं रोक रखा है, जिस तरीके के आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सही ये किसानों ने तय किया है कि रास्ता अपनी तरफ से खोल देंगे
और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है कि प्रशासन का रुख क्या रहेगा, क्या प्रशासन बैरिकेड हटाएगा। मतलब ये है कि जो जहां है वहीं रहेगा, यानी ना गाजीपुर बॉर्डर खाली हुआ है, ना किसान गाजीपुर बॉर्डर छोड़ रहे हैं। अलबत्ता 7 दिसंबर को अगली सुनवाई में साफ हो सकता है कि रास्ता कैसे साफ होगा। संजय शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त मैं नैनीताल में मौजूद हूं, नैनी झील के पास मौजूद हूं। वो नैनी झील जो गवाह बना यहां पर भी सैलाब और तबाही का। अभी फिलहाल पानी उतर चुका है, लेकिन स्थितियां अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई हैं। उत्तराखंड के हाल को आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा आपको उत्तर प्रदेश सबसे पहले लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर उत्तराखंड में आए सैलाब का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। इस मंजर को देखकर शायद आपको यकीन ना हो कि यहाँ एक सड़क भी हुआ करती थी, हाईवे की सड़क, जिस पर वाहन फर्राटा भरते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पानी का साम्राज्य है। वाहन तो अब भी गुजर रहे हैं, लेकिन सड़क की कोई गारंटी नहीं है। देखिए किस तरह ये ट्रक पानी को चीरता हुआ चला जा रहा है। ये तस्वीरें मुरादाबाद के पास नेशनल हाईवे की है, जहाँ कोसी नदी में उफान के चलते हाईवे डूबा हुआ है। पानी में गाड़ी चलाना किसी डेयर डेविल शो से कम नहीं है। एक बस ड्राइवर ने पानी में बस चलाने का जोखिम लिया तो बस पानी में ही बंद हो गई। अगला सिरा पानी में डूब गया। रामपुर मुराद के बीच में शिवराबादी जो गांव पड़ता है, यहाँ पे इस कोसी नदी के उफान से बाढ़ का पानी आया हुआ है, जो कि जिसका जलस्तर करीब हाईवे पे भी, नेशनल जो हाईवे है उस पे भी 1 से 1.5 या 2 मीटर के आसपास पानी है। एक और बस वाले ने हिम्मत दिखाई, बस पानी में तो उतर गई, लेकिन साइलेंसर डूबा तो बस का इंजन बंद हो गया। फिर क्या था, बस खटारा खड़ी हो गई। मुसाफिरों ने धक्का मारकर इसे पानी से बाहर किया। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सिहोरा बाजे के पास 1 से 2 मीटर तक बाढ़ का पानी आ गया है, जिसकी वजह से दोनों ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जब हाईवे का हाल ये है तो भीतरी इलाकों का हाल क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मोहल्ला किस कदर जलमग्न है। उत्तराखंड में बनबसा बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते पीलीभीत जिले के 30 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। जहां पहले रास्ते थे, अब वहां नाव चल रही है। हम आप पहुंचे हैं पीलीभीत के ग्राउंड जीरो पर, जहां गांव दर गांव बाढ़ में डूब गए हैं और हर जगह कुछ है तो ये पानी 4-4, 5-5 फीट ऊपर का पानी। लोग मजबूर हैं इस तरह की नाव में आगे बढ़ने को, मजबूर हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन खुद की बनाई छोटी मोटी नावों में। लोगों के घर डूबे हुए हैं। तमाम परिवारों ने छतों पर अपना आशियाना बना लिया है। वहीं पर राहत सामग्री पहुंच रही है। लंच के पैकेट भी यहीं पहुंच रहे हैं। ये आज दो बार ही मिला है। ये एक प्रधान जी ने दिया है, बाका ये दूसरा आदमी जो है ये देखे जा रहा है। कल शाम को खाना खाए और अभी जो खाने जो मिला है अभी खाएंगे। थोड़ा बना है घर पे, थोड़ा बहुत वो खा लेंगे। तमाम परिवार ऐसे हैं जो 3 दिन से भूखे थे, जिनके पास राहत सामग्री पहुंच ही नहीं पाई थी। वो भूखे सोए, उनके बच्चे भूखे सोए। खाना कैसे जब थोड़ा बची है वो खाना बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। खाना तो नहीं आएगा तो कैसे खाएगा, भूखा रहेगा। इन्होंने बताया कि 2 दिन तो पैकेट्स नहीं मिले हैं, तो 2 दिन क्या किया, कैसे खाया? भूखा रहा, थोड़े बचे है वही खाया। थोड़ा बहुत बचा है वही खाया। रात को खाना बचा है वही खाया, बच्चों को खिलाया। तमाम गांवों में यही हालात है। लोगों का रास्तों से पैदल चलना भी दुश्वार है, क्योंकि राहों पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। और मेरे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल है। मुझे इन खंभों को पकड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर गांव वाले होंगे, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं बाढ़ की जो इस वक्त हालत उत्तर प्रदेश में है, वो ठीक यही कहानी बयां करती है। जिस तरह से मेरे पैर इस बाढ़ में डूबे हैं, उस तरह से ना जाने कितने घर इस वक्त बाढ़ग्रस्त इलाकों में डूबे हुए हैं। इससे पहले पीलीभीत के पूरनपुर और कलीनगर के निचले हिस्से में भयानक बाढ़ में फंसे 26 लोगों का कल वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया था।
ये तस्वीरें यूपी के संत कबीर नगर की हैं, जहां घाघरा नदी के किनारे कटान वाली जगहों को दुरुस्त किया जा रहा है। नदी किनारे बालू की बोरियां डाली जा रही हैं। घाघरा नदी में 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से उफान की आशंका है। ऐसा अनुमान है कि सैलाब का पानी आने के बाद घाघरा नदी का जलस्तर 3 मीटर तक बढ़ सकता है। प्रशासन जिले के 19 गांवों को खाली करवा रहा है। ऐसे 22 गांव हैं जहां से हम लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगहों पे ले जा रहे हैं। साथ में क्योंकि पानी बढ़ेगा, पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाएगा, तो हम अभी से अपने बंदे को पूरी तरह से तैयारी करने में देख रहे हैं कि बंदे को कोई नुकसान ना हो। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार घाघरा शारदा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। 450 परिवार बांध पर पहुंच गए हैं, उनका घर बार डूब गया है। मुरादाबाद में शरद गौतम, संत कबीर नगर में आलमगीर के साथ समर्थ श्रीवास्तव, पीलीभीत आज तक। उत्तराखंड में जो तबाही आई 3 दिन की लगातार बारिश के बाद, वो जरूर थम गई है, लेकिन वो अपने पीछे कई निशान छोड़ गई है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई जिंदगियां पानी के तेज बहाव में बह गई। अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन आंसू लोगों के अभी तक नहीं थमे हैं। उत्तराखंड में 3 दिन तक कोहराम मचाने के बाद भीषण सैलाब का पानी तो उतर गया है, लेकिन अब उन लोगों की आंखों में बाढ़ आई हुई है जिनकी जिंदगी इस सैलाब ने जहन्नुम बना दी है। 5 घंटे तक मेरी लड़की इसी उम्मीद में रही जिंदा की हमें भी बचा दिया जाए। हम कुछ नहीं कर पाए। बचा दो, ये पत्थर हटा दो पापा, पत्थर हटा दो, मैं निकल जाऊं। कोई कुछ नहीं कर। कैसे बचाए वो अंदर हम खींचे, कैसे ऊपर से मलुआ आते जाए, हम खींचे मलुआ आते जाए। 6-7 घंटे तक बच्ची रही, तड़पती रही, और एक बच्चा 2.5-3 घंटे तक तड़पता रहा यहाँ पर। उसको नहीं बचा। हमारे आगे शाम को मंजर को हम बयान नहीं कर सकते। नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कैची धाम में मूसलाधार बारिश का कहर कुछ ऐसा टूटा कि सब तहस नहस हो गया। कैची धाम में सैलाब के कहर में कई घर ढह गए, अब उनका मलबा पसरा हुआ है। ये टूटा हुआ घर अपने आप में दर्द की एक मुकम्मल दास्तान समेटे हुए है, जहां सैलाब के कहर में घर भर-भरा कर ढह गया, जिसकी चपेट में 2 बच्चे आ गए। मलबे में दबकर दोनों की मौत हो गई। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पर अभी आपको मलबा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़े दिन पहले यहाँ हंसता खेलता परिवार, या कहें कुछ घंटे पहले यहाँ एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार ने अपनी बेटी और बेटे को गवा दिया है। 20 साल और 18 साल उम्र के ये 2 बच्चे अब नहीं रहे हैं। यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची, उनको रेस्क्यू किया गया। ये पूरा जो आप जगह जो देख रहे हैं, ये पूरा मकान था, यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रात 3:30 बजे कुछ ऐसा होगा कि अगली जो आने वाला समय होगा उन पे पहाड़ जैसा टूट पड़ेगा। दोनों बच्चे मलबे के नीचे दबे थे। लोगों ने गुहार लगाई, फिर भी प्रशासन के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नहीं सकता, इसको कैसे बयां करें हम, इस चीज को कैसे बताएं। हमारे आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ा तड़पते, और उसके बाद उधर बच्ची तो उसके तो बहुत मौका दिया। अगर उस समय तक भी कोई आ जाती वो बच्ची तो बच जाती, वो तो बिल्कुल बच जाती। उसको बचाने के बाद बचाने की स्थिति में थी। अगर वहाँ पर उस समय भी तो कोई आ जाता, हमारी मदद ऐसी हो जाती, तो बच्ची बच जाती। 7 घंटे तक इन बच्चों ने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। सैलाब के कहर के आगे हर कोई बेबस था, लाचार था। आपको वो जगह भी दिखा दिया जाए जहां से इन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। ये घर के अंदर मैं आपको लिए चल रही हूँ, और ये मलबा जो पूरा मकान जो है वो जब ढह गया, कोई रास्ता यहाँ से निकलना नहीं दिख रहा था निकालने का। इसके बाद ये जो मकान जहाँ इस वक्त मैं पहुंची हूँ, इस मकान में इस तरीके से ये तोड़ा गया इस दीवार को, और यहीं पर 2 बच्चियां जो थीं वो फंसी हुई थीं। उनमें से एक को किसी तरह निकाला गया, अभी वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन एक को बचाया नहीं जा सका है।
सैलाब के कहर में 2 बच्चों की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। जिन बच्चों से आस पड़ोस गुलजार था, आज उसकी कमी लोगों को खल रही है। आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। सदमा लग गया, उन बच्चों का सदमा लग गया, उन बच्चों का सदमा लग गया, मैं सदमा से कोई उबर कर दिया। कितने लोगों से मदद मांगी, गाड़ी रोड के नीचे, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अभी तक कोई सरकारी प्रशासन नहीं आया। 22 साल की वो शाम सवेरे हमारा दिखा हुआ बच्चा, बुआ मुझे बचाओ, बुआ मुझे बचाओ। कैसे बचाए? वो अंदर हम खींचे कैसे ऊपर से मलुआ आते जाए, हम खींचे मलुआ आते जाए। बाद में हम तो हार मान हो गए, मैं तो देख भी नहीं पाई, फिर मैं किनारे को हो गई। जिस घर के बच्चे गए हैं वहाँ मातम का डेरा पसरा है। बच्चों के माता पिता को गहरा सदमा लगा है। जिस दिन से बच्चों की मौत हुई है, उस दिन से उनकी माँ बीना चौहान बेसुध पड़ी है। उनके पति सुरेश चौहान बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल रहे हैं, खुद को भी संभाल रहे हैं। तस्वीर सिर्फ इसलिए ताकि आप अंदाजा लगाइए वो लोग जो आज इस परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिन्होंने आपदा झेली है, वो किस सिचुएशन में, किस स्थिति में होंगे। और वो लोग जिनके अपने बच्चे उन्होंने खोए हों, 2 बच्चे खोए हों, वो आप समझिए क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो ऐसी स्थिति इस वक्त अलग अलग घरों में दिख रही होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो आपदा आई वो सिर्फ तबाही लेकर नहीं आया, वो जिंदगियों को भी ले गया। और 2 जिंदगियां तो इनके अपने बच्चे चले गए। उत्तराखंड में सैलाब का पानी भले उतर गया हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। लैंडस्लाइड का मलबा सड़कों पर है, सड़कें टूट गई हैं, जगह जगह गाड़ियां फंस जा रही हैं, उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला जा रहा है। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जिन्हें जेसीबी से हटाने का काम चल रहा है। जो आपको पीछे जिस तरीके का काम दिख रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि ये जो सड़क है जहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई थी 3 दिन पहले, इसको क्लियर किया जा सके। यहाँ के निवासियों का यही मानना है कि अब तक कई गांव में इलेक्ट्रिसिटी, खाना और दवाइयाँ नहीं पहुँची हैं। उत्तराखंड में बाढ़ की बेहाली का हाल लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। उन्होंने बाढ़ का एरियल सर्वे करके हालात का जायजा लिया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ इलाके में पैदल चलकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। नैनीताल से अर्पिता आर्या और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल बारिश और ये सैलाब अपने साथ न जाने कितनी तबाही और कितनी बर्बादी लेकर आया है। लोग अब इसके सितम से जहां एक तरफ उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हालात सामान्य करने की दिशा में प्रशासन और स्थानीय लोग हर कोई अपना सहयोग कर रहा है, कदम उठा रहा है। नैनीताल में मैं मौजूद थी। आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।